हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री टेकिंग एंड एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर का अगला टॉपिक, जिसमें हम एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर पढ़ेंगे। इससे पहले हम बेसिक पॉइंट्स देख चुके हैं हिस्ट्री टेकिंग के। इसके अलावा एग्ज़ामिनेशन ऑफ ईयर में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने डिस्चार्ज, डिफनेस, वर्टिगो, पेन, टिनिटस, ऑटोफोनी, फेशियल न्यूरोपैथी, फीवर, हेडेक, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इज़ कैरिड आउट विथ बुल्स आई लैम्प एंड फोरहेड मिरर। द बुल्स आई लैम्प इज़ kept on the left side of patient approximately 1 foot away from the patient at the level of pinna। तो हम जब किसी व्यक्ति का, पेशेंट का अगर हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं ईयर का, तो बुल्स आई लैम्प से करते हैं और फोरहेड मिरर से। तो उसको हम क्या कहते हैं, लेफ़्ट साइड से करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 1 फुट पेशेंट से दूर रहते हैं और उसके पिन्ने का एग्ज़ामिनेशन करते हैं। देन मेथड ऑफ एग्ज़ामिनेशन, द पेशेंट शुड सिट very erect with his head 10 to 12 inch forward from the back of chair while examining the patient. Surgeon both legs should be together on the side so that the patient can walk to the examination place and sit down on stool without doctor changing his position and legs for examination of ear, and the light should be focused at the tragus through the forehead mirror। मतलब कि जब हम उसको पेशेंट आता है तो वो उसको हम मतलब एक सीटिंग कंफर्टेबल पोजीशन में उसको सिट कराते हैं। मतलब उसके पैर हमारे पैर से टच नहीं होने चाहिए, हमें गैप रहने चाहिए। अगर उसको हम चेयर पे बिठाते सामने जब, तो उसको इस तरह से हम एग्ज़ामिन करते हैं। देन ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, इसमें क्या, फॉर ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ राइट ईयर, पुल द पेन्ना विथ लेफ्ट हैंड, hold the otoscope with right hand with little finger resting on cheek of the patient so that if patient move the head, otoscope should move along with the ear without causing pain to the patient। मतलब कि अगर राइट ईयर का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड से पिन्ना को हम पुल करेंगे, ठीक है। देन एग्जामिनेशन फॉलोइंग थिंग्स, मतलब कि एग्जामिनेशन करते हैं ईयर का तो उसमें हम कैसे करते हैं, फॉलोइंग चीज़ों से करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पिन्ना, फिर प्री ऑरिकुलर रीजन, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन, पोस्ट ऑरिकुलर सल्कस, पोर्ट्यूशन ऑफ पिन्ना, टेंडरनेस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद टेम्पेनिक मेम्ब्रेन में बहुत सारे पॉइंट्स है। देन इसके बाद हैंडल फिस्टुला टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ फेशियल नर्व और ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट करते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट रहते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं पिन्ना का एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम ईयर को समझते हैं, ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे हम देख रहे हैं ईयर का सबसे भारी पोर्शन जो रहता है वो क्या होता है, हेलिक्स रहता है। देन उसके बाद उसके अंदर का हिस्सा एंटी हेलिक्स रहता है। देन इसका ऊपर का हिस्सा, उसको हम स्कैफा बोलते हैं। देन जो हमारा ट्रेगस रहता है, ट्रेगस से जस्ट पीछे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी ट्रेगस बोलते हैं, उसके अंदर वाला हिस्सा। देन जो नीचे जो थोड़ा नरम हिस्सा लटका हुआ रहता है उसे हम लोब्यूल बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा ट्रेगस और इंसिसुरा एंगुलरिस इसके बीच रहता है उसे केवियम कोनका बोलते हैं, ठीक है। देन उसके जस्ट पीछे उसको हम सिम्बा कोनका बोलते हैं। और इंसिसुरा टर्मिनलिस एक नोच जैसी होती है, और इंसिसुरा टर्मिनलिस के ऊपर जो रहता है उसको हम फोसा ट्रेंगुलरिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिक ईयर का स्ट्रक्चर देख लिया। सबसे मेन तो हेलिक्स, एंटी हेलिक्स और ट्रेगस, एंटी ट्रेगस ये पहचानना ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमें वाइवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। देन पिन्ना, पिन्ना में हम देखते हैं साइज ऑफ पिन्ना देखते हैं, कॉन्जेनाइटल एनोमली देखते हैं, ठीक है। और क्या देखते हैं, थिक एंड देखते हैं, उसकी थिकनेस देखते हैं, और शेड्स ऑफ एयर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले पिन्ना, पिन्ना में साइज ऑफ पिन्ना, नॉर्मल साइज पिन्ना, लार्ज पिन्ना इज कॉल्ड मैक्रोशिया, स्मॉल पिन्ना इज कॉल्ड माइक्रोशिया, एब्सेंस ऑफ पिन्ना इज कॉल्ड एनोटिया।
मतलब ये उसके टर्मिनोलॉजी जो आप पढ़ सकते हैं। कॉन्जेनाइटल एनोमली लाइक द प्रोमिनेंट ड्रॉन ट्यूबरकल दैट इज ट्यूबरकल प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ हेलिक्स bat ear is at the absence of antihelix wildermuth ear when antihelix is more prominent than helix। ये सब कंजेनाइटल एनोमली रहती है जिसको आप पढ़ लेंगे, समझ में जाएगा आपको। थिकेंड और कॉलीफ्लावर पिन्ना इज द एंड रिजल्ट ऑफ पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ पिन्ना। मतलब अगर मान लो कॉलीफ्लावर लाइक अगर पिन्ना हो चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ पिन्ना के कारण होता है, जो कि मेनली हम बॉक्सर जो देखते हैं ना, बॉक्सर या फिर जो UFC जो भी मतलब बॉक्सिंग करते हैं, तो उनमें जो ईयर का ज़्यादातर उनका पिन्ना जो रहता है वो अलग रहता है, मतलब कॉलीफ्लावर शेप का रहता है। तो हम पिन्ना देख के भी समझ सकते हैं अगर किसी का पिन्ना ऐसा कॉलीफ्लावर शेप है तो उससे हमको नहीं लड़ना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजर होगा। लो सेट्स ऑफ ईयर, द अपर लिमिट ऑफ पिन्ना करस्पॉन्ड टू लेवल ऑफ आईब्रो एंड लोअर लिमिट करस्पॉन्ड टू बेस ऑफ एला नासी। द हॉरिजॉन्टल इंटरपैल्पेब्रल लाइन प्रोजेक्टेड पोस्टरली इफ इट पासिस अबव द ईयर इट सजेस्ट द लो सेट ऑफ ईयर। इट अकर्स इन टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम। मतलब लो सेट ऑफ ईयर में क्या होगा कि जो अपर लिमिट ऑफ पिन्ने करस्पॉन्ड टू द लेवल ऑफ आईब्रो, मतलब वो आईब्रो के लेवल तक इतना ऊपर चला जाएगा। देन लोअर लिमिट करस्पॉन्ड टू द बेस ऑफ एला नासी, मतलब एला नासी तक। देन हॉरिजॉन्टल इंटरपैल्पेब्रल लाइन प्रोजेक्टेड पोस्टरली इफ पासिस अबव द ईयर सजेस्ट ऑफ द लोअर सेट ऑफ ईयर। इसको हम टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम बोलते हैं। टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ द डिफॉर्म मेलर बोन्स, लोअर आईलिड नोस्ट, डिफिशिएंट लैशेस, मीडियली माइक्रोशिया, मीटल स्टेनोसिस एंड एट्रेशिया विद मालफॉर्मेशन ऑफ मिडिल एंड इनर ईयर। ठीक है, ये टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम होता है। देन हम देखते हैं पिन्ना में फिर प्री ऑरिकुलर लीजन। पिन्ना के बाद प्री ऑरिकुलर लीजन तो क्या होता है, ऑब्जर्व द प्रेजेंस और एब्सेंस प्री ऑरिकुलर साइनस। Preauricular sinus occurs due to the incomplete fusion of auricular tubercle. Accessory tragus. Accessory tragus is due to the presence of auricular tubercle on the other part of first or second cleft depression. Then post-auricular lesion. Observe scar of previous surgery, edema at post-auricular region. It is called as Grisinger sign. Due to the thrombosis of mastoid emissary vein, any swelling of fistula, any lymph node, palpate the mastoid process in acute mastoiditis. The periosteum of mastoid process is thickened due to the periostitis called ironing of mastoid। मतलब कि हम पिन्ना के पीछे हम आगे प्री ऑरिकुलर रीजन और पोस्ट ऑरिकुलर रीजन को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, उसमें हम स्कार देखते हैं, एडिमा देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, लिम्फ नोड देखते हैं और मेस्टोइड प्रोसेस को पैल्पेट करते हैं। ठीक है, जो मेस्टोइडाइटिस हो गई अगर होगी तो उसमें आयरनिंग ऑफ मेस्टोइड के कारण होगी। देन पोस्ट ऑरिकुलर सर्कस, इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑरिकुलर सर्कस इज ऑब्लिटरेटेड इन फ्रंकुलोसिस बाय एडिमा if the boil is situated on posterior surface of external auditory canal but posterior auricular sulcus maintained in mastoid abscess. Then protrusion of pinna. Pinna is forward and outward in frunculosis while forward, outward and downward in mastoid abscess. Erection of pinna. तो राइट पिन्ना एक्यूट सब पेरियोस्टियल मेस्टोइड एब्सेस, इसमें हम देख सकते हैं कि मेस्टोइड एब्सेस में क्या है, राइट पिन्ना क्या हो सब पेरियोस्टियल मेस्टोइड एब्सेस में देख रहे हैं। देन डिफरेंस बिटवीन फ्रंकुलोसिस, एडिमा एंड एक्यूट सुपरेटिव एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद मेस्टोडाइटिस। तो फ्रंकुलोसिस और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विथ मेस्टोडाइटिस। फ्रंकुलोसिस में क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ बॉयल विथ नॉर्मल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन
और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया विद मास्टोइडाइटिस में क्या, देयर इज नो बॉल टेम्पेनिक मेम्ब्रेन इज कंजेस्टेड। फ्रंकुलोसिस में क्या होगा, पेन इज डल थ्रोम्बिंग टिल बॉयल इज इनसाइड और ब्रस्ट विथ स्केंटी येलो डिस्चार्ज। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में क्या होगा, शार्प पियर्सिंग पेन विथ द म्यूकर डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। मूवमेंट ऑफ पिन्ना एंड प्रेशर ऑन ट्रेगस इंक्रीजेस विथ द पेन। और एक्यूट ओटाइटिस में नहीं होगा ऐसा। Hearing improve after introducing small size ear speculum. Acute otitis media में hearing is altered. Obliteration of post auricular sulcus. Frunculosis में then acute otitis में post auricular sulcus is not altered. Frunculosis में pinna is pushed forward and outward. Acute otitis में pinna is pushed forward, outward and downward. मतलब एक्यूट ओटाइटिस में डाउनवर्ड भी हो जाएगा। फ्रंकुलोसिस में बोथ द पिन्ना आर एट द सेम लेवल इफ लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड। और एक्यूट ओटाइटिस में क्या होगा कि अफेक्टेड पिन्ना इज एट द लोअर लेवल। फ्रंकुलोसिस में मेस्टोइड एक्सरे इज नॉर्मल और एक्यूट ओटाइटिस में मेस्टोइड एक्सरे में शो द क्लाउडीनेस ऑफ मेस्टोइड इन एयर सेल्स। देन इसके बाद टेंडरनेस, मतलब अगर हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब छू कर देखना है तो उसको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उससे टेंडरनेस चेक करते हैं। टेंडरनेस एट द मेस्टोइड प्रोसेस एट द सिम्बा कौन का टेंडरनेस एट द रीजन सिग्निफाई द मेस्टोइडाइटिस। 3 finger टेस्ट, keep one finger at the simba concha, second finger over the posterior border of mastoid and third finger at the mastoid tip. Maximum tenderness under the first finger signify tenderness over the suprameatal triangle. इसको हम 3 finger टेस्ट भी बोलते हैं कि सबसे पहली फिंगर को क्या सिम्बा कोंपा में रखते हैं, सेकेंड फिंगर को हम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मेस्टोइड पे रखते हैं और थर्ड फिंगर को हम मेस्टोइड टिप पे रखते हैं। ठीक है। Then surgical importance of simba concha is the suprameatal triangle lies under it and can be felt through it. The mastoid interim lies deep to the triangle. Tenderness of tragus. Tragus sign indicates the frunculosis at the anterior wall of external auditory canal. Tenderness of pinna indicates the perichondritis. Tenderness along the course of internal jugular vein in the neck and localized edema over the thrombosing internal jugular vein is seen. Lateral sinus thrombophlebitis. The frunculosis. Frunculosis में क्या? It is a staphylococcal infection of hairy follicles or sebaceous gland present in skin of outer cartilaginous part of external auditory canal. It is treated by antibiotic and local weak of 10% each ethamol glycerin. मतलब कि फ्रंकुलोसिस स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन के कारण होता है कि इसमें हेयर फॉलिकल्स और सीबीएसएस ग्लैंड जो रहता है कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ ऑडिटरी कैनाल का, उसमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है। मेस्टोइडिज्म में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ मेस्टोइड टेंडरनेस विदाउट मेस्टोडाइटिस इज कॉल्ड मेस्टोइडिज्म. It occurs in acute suppurative otitis media in first few days due to tension in middle ear. The tenderness disappear after tension is repelled in middle ear. Then हमने पिन्ना देख लिया, प्री ऑरिकुलर पोस्ट ऑरिकुलर देख लिया, पोस्ट ऑरिकुलर सल्कस देख लिया, पोस्टीरियम पोर्ट्यूशन ऑफ पिन्ना देख लिया, फ्रंकुलोसिस और एक्यूट ओटाइटिस में डेफिनेट देख लिया, टेंडरनेस देख ली। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद टेम्पेरिंग मेम्ब्रेन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है? पिन्ना इज पुल्ड अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू मेक एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट इन एडल्ट्स। मतलब क्या करेंगे? उसको पुल अपवर्ड करेंगे, आउटवर्ड बैकवर्ड। ये हमसे वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि एक हमारी ऑडिटरी कैनाल थोड़ी कर्व रहती है, इसलिए इसको स्ट्रेट करने के लिए। बट इन चिल्ड्रन बोनी कैनाल इज नॉट डेवलप, सो द पिन्ना हैज़ टू पुल डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड टू मेक द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट। मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें जो बोनी एरिया वो डेवलप नहीं होता, तो उसको हम डाउनवर्ड और बैकवर्ड पुल करेंगे तो भी हमें ऑडिटरी कैनाल स्ट्रेट दिख जाएगी। एग्जामिन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल फॉर द प्रेजेंस ऑफ वैक्स, फंगस, डिस्चार्ज, कैरोटिस, keratosis, obturations, osteoma, foreign body and any abnormality like the
collural fistula, atresia or fissure of Santorini, etc. Then wax. Wax is the accumulated secretion from ceruminous gland. The impacted wax may cause pain, deafness, tinnitus, and even vertigo. It is softened by glycerin, sodium bicarbonate, eardrop and removed by oral syringing. मतलब वैक्स अगर बन जाता है तो हम उसमें क्या देते हैं, ग्लिसरीन सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं ईयर ड्रॉप के रूप में, ठीक है। देन फंगस में क्या, इट इज़ कॉल्ड टेटोटोमाइकोसिस. इट इज़ कॉज्ड बाय द एस्पेरिजिलस नाइगर, ब्लैक कलर्ड, एंड कैंडिडा एल्बिकेंस वाइट कलर्ड. देन corolar fistula, it is upper opening of floor of external auditory meatus and lower opening of behind the angle of jaw at anterior border of sternomastoid. Exostosis, it is the most common tumor of the meatus. The rise from the posterior wall of bony meatus as rounded swelling, the repeated entry of cloud water into the external meatus, swinging and diving primary cause of this condition. Then carotis obturans, इसमें क्या होता है कि in this the condition meatus is blocked by the mass consisting of wax and decumatous epithelium and cholesterol. Its pressure effect cause the absorption of bone and widening of meatus. Mass is softened by sodium bicarbonate. Eardrop followed by syringing. Remove of mass is difficult and requires general anesthesia. The regular observation of is necessary to prevent the reform. Malignant otitis externa, इसमें क्या, it is the occurs in elderly diabetic patient. Granulation tissue is found in meatus at the junction of cartilaginous bone canal. Seventh cranial nerve palsy may occur with bad prognostic sign. Treatment consists of oral toilet, local intravenous gentamicin. देन फिशर ऑफ सेंटोरिनी में क्या होता है कि इट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ कार्टिलेजिनस meatus and may provide a pathway for infection between parotid gland and external auditory canal and superficial mastoid tissue. Foreign body in the ear. It may be insect, living or dead, maggots or plastic object, or food grains is removed by oral syringing. मतलब कि मेनली एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, वैक्स के कारण हो सकता है. वैक्स में हो सकता है फंगस में अगर वो ब्लैक कलर का होगा तो एस्पेरिजिलस नाइगर के कारण होगा. कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण वाइट होगा. कोलोरल फिस्टुला होगा. इसके अलावा एक्सोस्टोसिस हो सकता है जो कि बिनाइन ट्यूमर के कारण भी हो सकता है. देन कैरोटिस ऑब्टुरेंस, ये क्या होता है, ये इसमें जो वैक्स रहता है वो क्या होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं और डिक्यूमेटस एपिथेलियम हो जाती है. देन मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है कार्टिलेजिनस और बोनी जंक्शन में, ठीक है. और फिशर ऑफ सेंटोरिनी के द्वारा भी अगर मान लो इन्फेक्शन अगर ऑडिटरी कैनाल में आ जाते हैं तो उसके कारण भी हम मेस्टोइड टिश्यू में मेस्टोडाइटिस भी देखने को मिलती है, ठीक है. और हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पेरिटोड ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाता है. और फॉरेन बॉडी अगर कोई सी भी अगर मान लो लिविंग फॉरेन बॉडी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है. लिविंग में अगर मान लो डेड कोई मच्छर अगर मान लो घुस गया, या फिर मैगोट्स घुस गया, या फिर कुछ भी खाने का फूड वगैरह घुस गया, नॉन लिविंग भी और चीज़ें घुस सकती है. या फिर अगर हम कोई टेस्ट कर रहे हैं उसके द्वारा अगर हमें कुछ डॉक्टर के द्वारा हो गई या फिर, तो उसके कारण ही फॉरेन बॉडी अंदर छूट सकती है, ठीक है. तो ये था हमारा हिस्ट्री टेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ ईयर का लेक्चर. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए. और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.